नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 7 पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आज की सुर्खियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बातचीत भी की है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज बैठक करेगा। इस बैठक में सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने पर चर्चा हो सकती है। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है और उनकी पार्टी से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा है। हालांकि इंडिया ब्लॉक चुनाव को लेकर आज रणनीति की बैठक करने वाला है। इसी बीच चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाला चुनाव सामान्य चुनाव से थोड़ा विपरीत होता है। उपराष्ट्रपति का चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, विजेता घोषित होने वाले उम्मीदवार को मतों का एक कोटा पार करना होता है, जो कुल वैध वोटों के 2 से भाग देकर और 1 जोड़कर की जाती है। अगर कोई उम्मीदवार पहली मतगणना यानी फर्स्ट प्रेफरेंस इस कोटे को पार नहीं कर पाता तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मत पाने वाले उम्मीदवार को प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। फिर उनके मत पत्रों को दूसरी वरीयता के आधार पर पुनर्वितरित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं कर लेता। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके विपरीत विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। हालांकि इनमें से 133 सांसदों का समर्थन अभी अनिर्णित माना जा रहा है, जो इस चुनाव के फैसले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इन्हीं अंकगणित में 133 वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश तेज है दोनों तरफ से। इंडिया ब्लॉक को होने वाली इस बैठक में जो शुरू हो गई है, इस नंबर गेम पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस और अन्य दल के नेता अपने उम्मीदवार को मजबूत करने और सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने की रणनीति बना सकते हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार अपने सहयोगियों का साथ मिलकर विपक्ष की कोशिशों को कमजोर करने में जुटी है। इसी क्रम में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत कर समर्थन भी मांगा, क्योंकि इन अनिर्णित वोटों में कई क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हो सकता है। इस समीकरण में साफ दिखता है कि सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल है, क्योंकि उनके पास बहुमत से ज्यादा यानी 427 सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्ष 355 सांसदों के साथ थोड़ी दूर पर खड़ा है। अब देखना होगा क्या विपक्ष एकजुट रह पाता है या कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सरकार समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर देंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और अपने कद्दावर नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने दक्षिण भारत की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी साउथ में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित कराना कांग्रेस और डीएमके को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं और वो वहां से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों को छोड़कर बीजेपी का प्रदर्शन तमिलनाडु में निराशाजनक रहा था। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, सुनाते हैं। It's a wonderful moment for all, joyous moment for all Tamil people, particularly the BJPians, because Mr. C.P. Radhakrishnan has been a very good friend, very good leader for BJP Tamil Nadu. He is a very, a simple person and man of integrity, man of purity, man of, sincerity. So, he has been doing a lot of things for Tamil people, particularly when he was the member of parliament in Coimbatore. He has served as a choir board chairman and governor in many states, including Maharashtra now. So, we are happy that a Tamilan
is becoming the Vice President of India, which is really a very great honor. I thank the Bharatiya Janata Party having trust on him and giving him this huge responsibility to take India to the next level. अब आपको उपराष्ट्रपति चुनाव का नंबर गेम समझाते हैं। कुल वोट कितना है, यानी टोटल वोट कितने हैं? 782, राज्यसभा में 240, सरकार के साथ 427, विपक्ष के साथ 355 और बहुमत के साथ 382। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, तमिलनाडु के रहने वाले राजनेता हैं। 40 साल का सार्वजनिक जीवन जिया है। आरएसएस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने करी है। 1998 और 99 चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2003-2006 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे। झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, यानी एक पुराना अनुभव है। आरएसएस और बीजेपी से शुरुआत करी, पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गए, सांसद रह चुके हैं, उसके बाद गवर्नर रह चुके हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। में सीपी राधाकृष्णन जी का नाम स्वीकृत हुआ। राधाकृष्णन जी अभी वर्तमान में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। पूर्व में भी बहुत से योगदान अपने देश की राजनीति में और कई प्रदेशों में राज्यपाल रह के वो दे चुके हैं। हम सब उनको बधाई देने का काम करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस भारी उत्साह के साथ उन्हें चुना गया है कैंडिडेट के रूप में, उसी भारी उत्साह के साथ जिस दिन मतदान होगा, भारी संख्या के साथ वो जीत के जाने का उनको जो है लक्ष्य प्राप्ति होगी। नहीं है, एलएलडी का समर्थन एनडीए के साथ है। हाँ। और जहाँ एनडीए का प्रत्याशी जब घोषित कर दिया गया है तो समर्थन भी वही है निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर दांव क्यों लगाया बीजेपी और एनडीए ने? उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर थी। तमिलनाडु से आते थे राधाकृष्णन। 2026 में तमिलनाडु में चुनाव भी लड़े। ओबीसी वर्ग से आते हैं राधाकृष्णन। दिल्ली में दक्षिण भारत की भागीदारी बढ़ रही है। पीएम हिंदी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति को दक्षिण से चुनकर संतुलन की कोशिश है। साथ ही साथ बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद और जो मनमुटाव हुआ, बीजेपी चाहती थी वो चेहरा मिले जिसके साथ 5 साल आराम से चल सके और कोई दिक्कत, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सुनाते हैं। RSS man, he is a BJP candidate. You should see this politically, not as per language. This is a post for a vice president. We already had 2 presidents. R. Venkataraman was a president, a Tamilian president, and Abdul Kalam was the president of India. So we had seen presidents. Now they are posting an RSS man. And I don't know, poor man, he has accepted. Why he had accepted? Because they are searching for the former president, vice president who had resigned from his post. They don't know where he is now. That's it. आगे बढ़ते हैं।